नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। अच्छा, आपने एसिड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि एसिड डेंजरस है, एसिड अटैक के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेस भी उतना ही डेंजरस है जितना कि एसिड है। बच्चों, आज इस एसिड बेस और सॉल्ट की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, इस करंट ईयर में आने वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ये पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप केमिस्ट्री लैब में एंटर करेंगे तो आप बहुत सारे कंपाउंड्स को देखेंगे। बहुत सारे कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होंगे, बहुत सारे कंपाउंड पाउडर फॉर्म में होंगे। तो अगर आप उन सभी कंपाउंड्स को एक कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। या वो कंपाउंड एसिड होगा, या बेस होगा, या वो कंपाउंड सॉल्ट होगा। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस में, छोटी क्लास से क्या मतलब, आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड आर सोर इन नेचर एंड बेस आर बिटर इन नेचर। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, आप केमिस्ट्री लैब के सभी कंपाउंड को क्या चख कर, क्या टेस्ट करके आप लोग ये इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि सारे कंपाउंड्स को ऐसे जीभ पर रखकर टेस्ट कर लें? आप नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए आपको। अच्छा, तो आप कैसे कैटेगराइज करेंगे अब उनको कि ये कंपाउंड एसिड है, बेस है, सॉल्ट है? तो देखिए, जैसे हम लोग रोड्स पर जाते हैं तो वहां पर इंडिकेटर का यूज करते हैं कि हमको लेफ्ट साइड में जाना है, हमको राइट साइड में जाना है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री लैब में भी कई सारे इंडिकेटर का यूज करते हैं जिससे पता चलेगा कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो चलिए, हमने वही 3 कैटेगरी में कंपाउंड्स को बांट दिया है। अच्छा, अब ब्रॉड लेवल पर अगर मैं, अब जैसे 10th क्लास में आप लोग हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे केमिकली व्हाट इज एसिड, तो दैट मीन्स ऐसा कोई भी कंपाउंड जो पानी में, जो वाटर में H+ देता है। H+ मतलब आगे चल के हम लोग बात करेंगे, H+ का मतलब यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन से है, यहाँ पर प्रोटोन से इसका मतलब है। चलिए, बेस क्या है? देखिए, मैंने क्या किया है, एसिड के लिए मैंने यहां पर सारा रेड कलर यूज किया है और बेस के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया है, और सॉल्ट के लिए हमने व्हाइट कलर यूज किया है। दैट मीन्स कलरलेस एक तरह से कलर यूज किया है हमने। तो देखिए, मोटा मोटी अगर मैं एसिड, बेस और सॉल्ट को बताऊं आपको, तो हम लोग, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एसिड जो H+ देते हैं कहां पर, पानी में। बेस क्या है, जो OH- आयन देते हैं। OH- आयन का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है जो एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, 2 पार्टियां आपस में मिलती हैं, सरकार बन जाती हैं, ऐसे ही एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, सॉल्ट मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं अभी बात कर रहा था इंडिकेटर की। इंडिकेटर की हेल्प से आप उस कंपाउंड को, जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है, पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो देखिए, इंडिकेटर की डेफिनेशन आप खुद से सोच लीजिए, क्या बना सकते हैं, द कंपाउंड या द कलरफुल डाई विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश द कंपाउंड वेदर इट इज एसिड और बेस। इसमें क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका अपना एक न्यूट्रल कलर होता है, और जैसे ही ये किसी एसिड और बेस के साथ में जुड़ते हैं, के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनका जो अपना कलर है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, एसिड में एक पर्टिकुलर कलर चेंज होगा और बेस में एक पर्टिकुलर कलर चेंज होगा। तो यहां से हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी में कुछ इंपोर्टेंट इंडिकेटर दे रखे हैं जो मैंने यहां पर टेबुलर फॉर्म में आपके सामने बना रखे हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है लिटमस। अच्छा देखिए, लिटमस को मैंने पर्पल कलर से यहां पे लिखा है, सीधा सा मतलब है लिटमस का जो न्यूट्रल कलर है, लिटमस का न्यूट्रल कलर होता है पर्पल। और लिटमस कहां से मिलता है, देखिए आपके यहां पर है, ये लिटमस मिलता है लाइकेन से। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का छूटा नहीं है। आप लोग क्लास को ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए। इसको क्लास को सुनने के बाद, नोट्स बनाने के बाद कहीं से कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए, तो लिटमस का न्यूट्रल कलर क्या है, पर्पल कलर है। अच्छा, मिलता कहां से, ये एक कैटेगरी है लाइकेन, जिसको थैलोफाइटा में रखा गया है। प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा एक आता है, 9th क्लास पढ़ा होगा, उसमें रखा गया है। चलिए, अगर आप लिटमस जो कि पर्पल कलर का है, अगर, अच्छा देखिए, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि ये जो लिटमस है, 2 कलर वेरिएंट्स में हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है।
एक है ब्लू लिटमस पेपर और एक है रेड लिटमस पेपर। अगर इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आप एक एसिड की 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो ये ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, आप इसके ऊपर बेस की 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो ये रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिटमस वाला इंडिकेटर एकदम क्लियर है आपको। लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल कलर की डाई है ये, और ये 2 वेरिएंट्स हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, ठीक है। फिर आ जाइए टर्मेरिक। टर्मेरिक हल्दी जो घरों में यूज करते हैं हम लोग, हल्दी पीले कलर की। तो देखिए हल्दी एसिड में एज सच कोई कलर चेंज नहीं करती। मतलब क्या हुआ इसका, जो हल्दी का अपना कलर है, जो न्यूट्रल कलर है, वही रहने वाला है एसिड में। लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आती है इसका कलर चेंज हो जाता है, ये थोड़ा सा रेडिश कलर का हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग अपनी वाइट कलर की शर्ट में कहीं से मान के चलिए खाना खा रहे हैं और कुछ खाना गिर गया, सब्जी गिर गई, तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर पीला पीला हल्दी का निशान रह गया। और जैसे हम लोग घर पर आकर हमारी मम्मी या जो भी कपड़े धो रहे हैं, साबुन लगने के बाद वो जो रेड कलर का हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं साबुन कैसा है, बेस है, और वो हल्दी बेस के कांटेक्ट में आकर क्या बन गई, वो रेड येलोइश कलर की हो गई है। चलिए अगला देखिए, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज कलर ही है, ठीक है। अब अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो दिस ऑरेंज कलर चेंज इनटू रेड कलर, और अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो दिस रेड कलर, दिस ऑरेंज कलर विल चेंज इनटू येलो कलर। ऐसे ही लास्ट में आता है मेरे पास फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन का न्यूट्रल कलर होता है भाई कलरलेस, ये कलरलेस है न्यूट्रली। और अगर ये किसी एसिड के कांटेक्ट में है तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो बहुत जल्दी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखिए क्या किया है, लिटमस, टर्मेरिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। ये इंडिकेटर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं लाइंस में, मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपके सामने बना दिए हैं। अगला देखिए आप, हमारे पास एक और कैटेगरी आती है इंडिकेटर्स की, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या है कि स्मेल चेंज हो जाएगी। अगर मतलब हर किसी कंपाउंड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, एसिड के साथ में उसकी स्मेल में क्या चेंज है और बेस के साथ में क्या चेंज है, इस बेसिस पर भी हम एसिड बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए वनीला एसेंस है, वनीला आपने देखे हो, वनीला आइसक्रीम खाई होगी आप लोगों ने, तो उसका एक अपना एक एसेंस है। तो एसिडिक कंपाउंड के कांटेक्ट में आने पर इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, इसकी स्मेल मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है इसकी जो स्मेल है वो गायब हो गई, वो स्मेल इसकी लॉस्ट हो गई। तो यहां से हमने इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में काउंट कर दिया। अगला देखिए सेकंड, अनियन। अनियन में क्या है, देखिए एसिड में इसकी स्मेल आती रहेगी, बेस में इसकी स्मेल लॉस्ट हो जाएगी। लास्ट में आता है क्लोव ऑयल, देखिए एसिड में रिटेन्स और बेस में लॉस्ट। तो ये आपकी एनसीईआरटी में 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दे रखे हैं, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। बेस में तीनों की जो स्मेल है वो लॉस्ट हो रही है। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ये 2024 लास्ट प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया है, देखिए ये सेलेक्ट ए पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर मतलब नेचर में मिलने वाला, जिसको ह्यूमन ने अभी नहीं बनाया है। तो देखो लिटमस नेचुरल है लेकिन मिथाइल ऑरेंज नेचुरल नहीं है, टर्मेरिक नेचुरल है, लिटमस नेचुरल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि अगले ऑप्शन में देखो फिनोफ्थिलीन कैसा है, मैनमेड है, मिथाइल ऑरेंज मैनमेड है, मिथाइल ऑरेंज मैनमेड और टर्मेरिक नेचुरल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या निकल कर आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो हमने अभी जो इंडिकेटर पढ़े हैं, इंडिकेटर पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करा दिया, ठीक। नेक्स्ट आइए, एक और क्वेश्चन देखिए आप, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मींस स्मेल इंडिकेटर, ऐसे कंपाउंड जो एसिड बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल में कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज ले आते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, अभी देखा हमने, क्लोव ऑयल यस, वनीला यस, अगले भी चेक कर लें, अनियन यस, अनियन तो होता है लेकिन टर्मरिक होता है क्या, नहीं, क्लोव ऑयल है, लिटमस नहीं, वनीला तो है, मिथाइल ऑरेंज नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या निकल कर आ गया मेरे पास, ए आ गया।
कितने सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप स्ट्रेटजी बना के क्लास 10th को अप्रोच करते हो तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। और साइंस पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, ये साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए अगला देखिए। अच्छा, अब हमने क्या किया है यहाँ पर, मैंने एसिड और बेस को कंपैरेटिव स्टडी किया है। हमने ऐसे नहीं किया एसिड को पहले पढ़ लीजिए, फिर बेस को पढ़ लीजिए, फिर सॉल्ट को पढ़ लीजिए, तो तीनों की प्रॉपर्टी कुछ गड़बड़ सी करती है, मतलब हमको कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने क्या किया, एसिड और बेस को आमने सामने रख के पढ़ लीजिए, फिर हम लोग लास्ट में सॉल्ट को पढ़ेंगे। देखिए आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट, खट्टा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, आपने विनेगर 2-3 बूंदे डाल के देखिए, या नींबू की 2-3 बूंदे डाल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि खट्टा है कैसा है। ठीक है, ऐसी बेस हैव बिटर टेस्ट। अब बेस की कैसे बताएं कि बेस कड़वा होता है। अब नहाते नहाते कभी ऐसा हुआ होगा कि साबुन मुंह में चला गया, क्योंकि साबुन कैसा है, साबुन बेस है, तो जैसे ही साबुन मुंह में जाएगा तो आपको वो बिटरनेस फील हुई होगी बचपन में, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। चलिए अब अगला देखिए, एसिड्स इन वाटर। देखो यहां पे मैं एसिड के बारे में बताऊंगा, यहां पर मैं बेस के बारे में बताऊंगा, तो दोनों को कंपैरेटिवली हम लोग पढ़ लेंगे। एसिड क्या है, देखिए जैसे मेरे पास एक, देखो मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट एसिड बता दूं, जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे HNO3, ये कुछ इंपोर्टेंट एसिड हैं जो फ्रीक्वेंटली केमिस्ट्री लैब में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 3 बड़े इंपोर्टेंट एसिड हैं। चलें देखें हम, जैसे ही आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हमें ये पता है कि एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एसिड H+ आयन को लूज करता है। ठीक है, तो ये जो H+ आयन है, बहुत ध्यान से देखना, ये H+ आयन अकेला नहीं रह पाएगा, ये H+ आयन वाटर की ओर अट्रैक्टेड होगा और एक आयन बनाता है जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, अब बेस पर आ जाइए। देखें जैसे मेरे, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट बेस बता दूं मैं आपको, जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट बेस हैं जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे क्लास में। जब देखिए NaOH को जैसे ही मैंने वाटर के साथ ऐड किया, मिक्स किया, तो ये डिसोसिएट हो गया सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक, तो हम जो कह रहे थे कि एसिड गिव H+ आयन और बेस गिव OH- आयन। KOH भी ऐसे ही करेगा, देखो पोटेशियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने 2 प्रॉपर्टी देखी अभी, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड इन वाटर, बेस इन वाटर। अगली देखते हैं, देखिए अच्छा यहीं पर आपकी एनसीईआरटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दे रखी है। देखो क्या एक्टिविटी है वो, आपको एक टेस्ट ट्यूब दी गई है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने रखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें H2SO4 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए आप क्या होगा, यहां NaCl प्लस H2SO4। अब यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है आप बना सकते हैं, आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाई है चैप्टर, क्या करिए देखो Na+Cl- प्लस माइनस, तो ये प्लस किससे जुड़ जाएगा, SO4 से। अच्छा सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहां पे 2 सोडियम लेने पड़ेंगे आपको, तो आपको मिल गया Na2SO4 प्लस, और ये मिल गया आपको 2HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड आपको मिल गया। अच्छा अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है, कई कंपाउंड की सिंथेसिस में यूज होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। ठीक है, ये आपके यहां पर दे रखा है। अगला देखिए आप, फिर देखें एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे, आपने देखा कि वो आयंस में डिसोसिएट हो गया है, और अगर वहां पर आयंस प्रेजेंट है तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते ही हैं, अगर आपने पानी में बैटरी डाली, कैथोड एनोड डाले, अगर उस वाटर में आयन प्रेजेंट हैं तो दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पर आयंस प्रेजेंट है। सेम अगर आप बेस के सॉल्यूशन में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बेस ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला देखें,
एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये टॉपिक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी एक बार पढ़ा था। देखिए, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आता है, देखो मैं यहां पे आपको एक बार याद दिला दूं, आपने रिएक्टिविटी सीरीज का नाम सुना ही था, और हालांकि डिटेल में आएगा ये मेटल नॉन मेटल में, थोड़ा सा याद दिला दूं। रिएक्टिविटी सीरीज हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, देखो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, कौन कौन आते हैं? लिथियम, ली के, बापू से, काका, ने, मांगा, अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, अगर आप उनकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हो, बहुत ध्यान से देखना, किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं अपनी स्लाइड पर। देखिए, मेरे पास जिंक आ रहा है, जिंक, ये H2SO4 कैसा है? डाइल्यूट है। अब जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो देखिए क्या बनाएगा ये, Zn विल रिएक्ट विद SO4, तो ZnSO4 एक्वस में, और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। फिर आ जाइए यहां, देखिए सम बेस रिएक्ट विद मेटल। अच्छा, हमने एक चीज देखी, यहां पे लिखा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, और यहां लिखा है सम बेस। बिल्कुल सही बात है। ये एसिड आपकी एनसीईआरटी में केवल जिंक मेटल, हालांकि एल्युमिनियम भी है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में अभी क्या मेंशन किया गया है कि जिंक रिएक्ट विद बेस। बहुत ध्यान से देखिए, जिंक रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, और यहां बना रहा है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए आप, एसिड तो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन बेस, जो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ऐसे बेस को कहा जाता है एल्कली। क्या कहा जाएगा? एल्कली कहा जाएगा। द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर ऑल्सो नोन एज एल्कली। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, एल्कली, ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। चलिए अगला देखिए, अगला है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। देखें, हमारे पास एसिड है HCl, और मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, ये लीजिए, और इनकी रिएक्शन करानी है। अगर आपको बेसिक रिएक्शन पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, अगर ये आ गया तो ये रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो यहां पर H+Cl- Na के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। अब चार्ज बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है, और 2 सोडियम के ऊपर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये नेगेटिव जुड़ेगा सोडियम के साथ, और ये पॉजिटिव जुड़ेगा इसके साथ। तो आपको क्या मिलने वाला है? देखो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 2NaCl प्लस H2O। ये मिल गया सॉल्ट, और ये मिल गया आपको वाटर, पानी मिल गया, जल मिल गया आपको। ठीक है, अब देखिए यहां आ जाए, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। आपके पास एक इंपॉर्टेंट बेस मैंने बताया था आपको, क्या है? NaOH। आप इसकी रिएक्शन करा दो नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन हो गए? जैसे नॉन मेटल है कार्बन, और इसका ऑक्साइड हो गया CO2। रिएक्शन करा दीजिए आप, क्या मिलने वाला है? NaHCO3। ये मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला देखें, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए NaOH प्लस HCl, आपको क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत सिंपल सी है, एसिड और बेस को अगल बगल रखकर स्टडी करिए तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला देखिए, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। देखिए मेटल कार्बोनेट में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपके यहां पर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन कर दो एसिड के साथ। चलो यहां पर अब मैं एसिड ले लेता हूं, क्या? H2SO4 ले लेता हूं, चलिए। ठीक है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये तो इंपॉर्टेंट एसिड है ही। अब क्या करना है हमको? देखो पहले के हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दीजिए इसके साथ, क्या मिलने वाला है आपको? देखिए H2CO3। ठीक है, और सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? सल्फेट के साथ, ये लो Na2SO4। अब एक चीज मैं आपको बता दूं यहां, बहुत इंपॉर्टेंट,
H2CO3 को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कार्बोनिक एसिड। और यही कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है H2O प्लस CO2 में। क्लियर है एकदम? कार्बोनिक एसिड ही टूट जाता है पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए अगला देखिए, रिएक्शन विद मेटल बाई कार्बोनेट। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा सोडियम कार्बोनेट, सॉरी मेटल कार्बोनेट। अब बाई कार्बोनेट, जहां भी बाई आ जाए, Bi समझ लेना हाइड्रोजन लगा हुआ है। जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, रिएक्शन करा दो HCl के साथ, ये लीजिए तो देखो H प्लस ये जुड़ जाएगा और Cl माइनस सोडियम के साथ क्या मिल जाएगा आपको? देखो NaCl प्लस H2CO3, H2CO3 डिसोसिएट होके क्या बना देगा? H2O प्लस CO2। तो इस तरह से हम लोगों ने एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ में देख ली है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आ जाइए एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। जैसे मेरे पास एक इंपोर्टेंट एसिड है HCl, ये लीजिए, और मेरे पास एक इंपोर्टेंट बेस है NaOH। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एसिड न्यूट्रलाइजेस द बेस एंड बेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड। तो यहां पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, ये है न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? देखिए न्यूट्रलाइजेशन इसीलिए बोल रहे हैं भाई कि एसिड बेस को करेगा कैंसिल और बेस एसिड को कैंसिल करेगा, तो ये हो गया न्यूट्रल कर रहे हैं एक दूसरे को, इसीलिए हमने इसको बोल दिया न्यूट्रलाइजेशन। और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक, मतलब यहां पर हीट बाहर निकलती है। जैसे आप क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में HCl ले लीजिए, दोनों को एक बड़े बीकर में खाली कर दीजिए और वो आप उसके बीकर के अगर वॉल को, साइड वॉल को टच करोगे तो आपको वो गर्म महसूस होगी। इसका मतलब कि हीट सिस्टम से रिलीज हुई है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है ये। चलो ऐसे यहां पर देखो रिएक्शन विद एसिड, और कोई देखो बेस की रिएक्शन एसिड से करा रहे हो तो यही तो हो रहा है ओवरऑल। देखो बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिड विल न्यूट्रलाइज द बेस। कुल मिलाकर यहां भी तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है आपके पास। ये रिएक्शन भी कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा अब आपकी एनसीईआरटी में देखो ये बना हुआ है लोगो, क्यों बनाया हुआ है कि एसिड और बेस, एसिड एंड बेस ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस जो अगर आपके हाथ पे स्किन के टच में आ जाए तो वहां पर ये कोरोसिव नेचर शो करते हैं, मतलब आपकी स्किन को डैमेज करने का काम करते हैं। इसीलिए यहां पर ये इस तरह का लोगो आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब है कि हमें एसिड की कंसंट्रेशन को कम करना है या बेस की कंसंट्रेशन को कम करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए ये मेरे पास एसिड की बोतल है, ये एसिड की बोतल है और ये मेरे पास एक बीकर में पानी रखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एसिड है और ये H2O है। हम क्या करते हैं, यहां से ड्रॉपर में से एसिड को भर लेंगे और धीरे धीरे ड्रॉप वाइज पानी में डालने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? उल्टा नहीं करेंगे, हम पानी को कभी भी एसिड में मिक्स नहीं करेंगे। ये रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है, वहां पर एक्सप्लोजन हो सकता है, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा याद रखना, एसिड को ड्रॉप वाइज धीरे धीरे स्लोली हम वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, सेम चीज बेस के साथ में है। बेस को धीरे धीरे वाटर में ड्रॉप बाइज ड्रॉप ऐड करते हैं। इस तरह से हम लोग डाइल्यूशन ऑफ एसिड और डाइल्यूशन ऑफ बेस करते हैं। अगला देखिए, अब कुछ इंपोर्टेंट एसिड हैं। अच्छा अब एक चीज और देखिए, एसिड और बेस दोनों ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक बेस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है एज कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक एसिड, या जिनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स में कुछ नाम है, जैसे एसिटिक एसिड, इसको मैं यहां पे देखो हिंदी में लिखता जा रहा हूं, सिरका, विनेगर। ठीक है,
सिट्रिक एसिड नींबू में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में। लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो, ये टोमेटो में मिलता है। फॉर्मिक एसिड रेड एंट, लाल चींटी, इसमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, अच्छा इंपोर्टेंट बेस देख लीजिए आप, NaOH, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कुछ इंपोर्टेंट एसिड और बेस के नाम है। अब देखिए आप, अब एसिड और बेस आपको जो दे रखे हैं, एसिड और बेस, ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं हमें कैसे पता चलेगा? अभी देखो, जब आप केमिस्ट्री लैब में गए थे तो इंडिकेटर से आपको ये पता चल गया कि ये कंपाउंड एसिड है और ये कंपाउंड बेस है। लेकिन अब एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्गर एसिड हैं और कितने स्ट्रॉन्गर बेस हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता किया जाता है, देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जिसमें कई प्रकार के इंडिकेटर को मिक्स किया जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, कई इंडिकेटर का मिक्सचर है ये, और वो एसिड और बेस अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कलर चेंज या कलर फॉर्मेशन शो करते हैं। देखिए आप, जैसे हमारे पास उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफाइन करने के लिए एक स्केल दिया गया है, दिस इज पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल का मतलब क्या है? देखो, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं इस चीज को। पीएच का मतलब होता है, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी के लिए आप इतना समझ लो, जिस एसिड में H+ ज्यादा होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। और जिसमें H+ कम होंगे, कम, वो ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक होगा। अब आप एक चीज नोट करिए, यहां पर हमने OH का नाम नहीं लिया है, हमने क्या करा है? H+ ज्यादा तो एसिडिक, H+ कम तो बेसिक। H+ कम होंगे तो 100% OH- क्या होंगे? OH- ज्यादा होंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं H+ के कॉन्टेक्स्ट में ही। अगर एसिड है तो H+ ज्यादा होगा, अगर बेस है तो H+ कम होगा, ठीक। अब देखो, यहां इस स्केल पर जो 7 वैल्यू है, दैट इंडिकेट्स द न्यूट्रल, ये न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। और आप 7 से जितना कम जाओगे, जितना लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाओगे, वो एसिडिक बढ़ता जाएगा, एसिडिक, और जितना आप राइट हैंड साइड की ओर जाओगे वो उतना बेसिक होता जाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे देखिए, एसिडिक की अगर मैं बात करूं तो बैटरी में जो यूज होता है एसिड, बैटरी वाला एसिड, वो pH 0 और 1 के बीच में है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और देखो 7 पे वाटर आ जाता है। इधर बेसिक की अगर मैं बात करूं तो जो ड्रेन क्लीनर आता है, ड्रेन क्लीनर, नालियों में जब कचरा जम जाता है उसको साफ करने के लिए बाजार से ड्रेनेक्स करके एक केमिकल आता है पाउच में, उसको नाली में डाल देते हैं और पीछे से पानी बहा देते हैं। तो वो जो ड्रेनेक्स है दैट इज हाईली बेसिक इन नेचर। अब आप जैसे 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 लेफ्ट की ओर जाते जाएंगे तो ये 7 न्यूट्रल हो जाएगा, फिर धीरे 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 एसिडिक हो जाएगा। अब आप इसको कुछ ऐसे कर लीजिए, देखो, जो जितना रेडिशनेस शो करेगा वो उतना एसिडिक होगा, और जिसका कलर जितना डार्क ब्लू होगा वो उतना बेसिक शो करेगा। क्लियर है आपको? चलिए अब आ जाते हैं कि ये पीएच का कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। देखो, पीएच अभी मैं आपको बता दूं, ये अगर किसी कंपाउंड में H+ ज्यादा है, याद रखना, तो वो एसिडिक होगा, और अगर वो एसिडिक ज्यादा है तो उसकी पीएच कम होगी। अभी पिछली स्लाइड में यही बात करी थी, जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। मैं यहां पे एक बार बता दूं, देखो, एक एसिड है A, इसकी पीएच है मान लीजिए 5, एक एसिड है B जिसकी पीएच है 3, तो जिसकी पीएच 3 है ये ज्यादा एसिडिक होने वाला है, ज्यादा एसिडिक एज कंपैरिजन टू दिस, इसके कंपैरिजन में। चलिए अब पीएच पर आते हैं हम लोग, सिंपल सा, कि
पीएच हमारी डेली लाइफ में या हमारी सराउंडिंग में कैसे अपना रोल प्ले करती है। अब ऐसे समझिए आप, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की भी एक पीएच है, हमारे ब्लड की भी एक पीएच है। जैसे मैं बता दूं आपको, हमारे ब्लड की पीएच है 7.4, मतलब ऑलमोस्ट, देखिए आप 7.4 कहाँ आ रहा है, देखिए यहां आ रहा है, ये रहा 7.4, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, या कह दीजिए थोड़ी सी बेसिक है। और अगर ये पीएच जरा भी डिस्टर्ब हुई, अच्छा डिस्टर्ब कब हो जाएगी, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए बाहर से, हमें कोई मतलब सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, तो हमारी जो ब्लड की पीएच है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये पीएच की एक ऑप्टिमम वैल्यू, हर जगह की एक वैल्यू फिक्स है। जैसे हमारे माउथ में हम लोग जानते हैं सलाइवा बनता है, ये सलाइवा हमारे माउथ की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। और हमारे माउथ की जो पीएच है वो ऑलमोस्ट 5.6 से और 6.2 के बीच में रहती है, मतलब स्लाइटली 7 के पास में रहती है। और जैसे ही हम लोग खाना खा लेते हैं तो वो सलाइवा हमारा क्या हुआ, यूज हो गया, तो हमारे माउथ की जो पीएच है वो एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हमने कुल्ला नहीं किया, पेस्ट नहीं किया, तो उस एसिडिक इन्वायरमेंट में जो फूड पार्टिकल हमारे टीथ में फंस गए हैं तो वो वहां पर सड़न पैदा करते हैं और हमारे मुंह से एक फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पीएच हमारे डाइजेस्टिव, ये तो हमारे माउथ की बात हुई। अगर मैं अपने स्टमक की बात करूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हमारा स्टमक है, और हम जानते हैं हमारे स्टमक में इस तरह से, ये जो स्टमक है, हमारे स्टमक में एक एसिड पाया जाता है कंसंट्रेटेड HCl, ये कंसंट्रेटेड HCl पाया जाता है। ठीक, और हमारे स्टमक की जो पीएच है देखिए हाईली एसिडिक, 1.5 से 3.5, ये क्वेश्चन बन सकता है, हमारे स्टमक की पीएच 1.5 से 3.5 है, किसकी वजह से, कंसंट्रेटेड HCl की वजह से है। ठीक है, और ये हमारे स्टमक के अंदर ये एसिड प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए, इसका मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो हमें इसको ट्रीट करने के लिए बाहर से थोड़े से माइल्ड बेसिक यूज़ करने पड़ेंगे। माइल्ड बेसिक का मतलब वीक बेस हमको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक्स्ट्रा एसिड हमारी स्टमक में आ गया है उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये तो है ही आपका, दिस इज बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, NaH, ये इनो में होता है। ये आप लोग इनो, जैसे टीवी में ऐड आता है ना, खूब खाया पिया और पचाया, इस तरह से इनो का पाउच जैसे पानी में डालिए उसको पी जाइए, तो उसमें क्या है, बेकिंग सोडा है। ये वो न्यूट्रलाइज कर देगा जो भी एक्स्ट्रा एसिड आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में बना है। ठीक, देखिए आपकी जो 10th क्लास है, बहुत सिंपल अपनी स्ट्रेटजी रखिए। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, आप अच्छे से, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे। आप इधर उधर कोई बुक ढूंढेंगे, कोई रिफ्रेशर ढूंढेंगे, कोई सैम्पल पेपर ढूंढेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो एग्जाम में बैठ के जब आप आंख बंद करके सोचेंगे तो आपका लिखा हुआ ही आपको याद आएगा कि उस वाले पेज पर कोने पर ये लिखा था मैंने, ये हाईलाइट करके लिखा था, ये हाईलाइटर लगाया, रेड कलर का हाईलाइटर मैंने लगाया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। चलिए अगला देखो, हमारे माउथ में ये नॉर्मल पीएच हमने बताई अभी 6.2 से 7.6, और अगर ये पीएच एसिडिक हो जाएगी तो हमारे दांतों में टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद मुंह धो लेना चाहिए, ठीक है, कुल्ला कर लेना चाहिए, नहीं तो टूथ डिके हो जाएगा। आपको टूथ पेस्ट करना चाहिए फ्रिक्वेंटली, दिन में कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट में नमक पाया जाता है। आपने टीवी में ऐड सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो एक्चुअली में वो कौन से नमक की बात कर रहे हैं, वो नमक है भैया कैल्शियम फ्लोराइड। ये कैल्शियम फ्लोराइड रहता है, फ्लोराइड हमारे दांतों में एक तरह से वो पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। अगला देखो, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो पीएच के लिए बड़े सेंसिटिव है। ऑलमोस्ट सभी प्लांट ये चाहते हैं कि सॉइल की पीएच है ना 7 के आसपास रहे।
अगर ये पीएच, बहुत ध्यान से देखना आप, अगर ये पीएच, सॉइल की पीएच अगर एसिडिक हो गई है तो आपको इसे न्यूट्रल करना होगा। तो क्या ऐड करेंगे आप बेस ऐड करेंगे। बेस का मतलब आप चूना डाल दीजिए इसमें, तो हमारी सॉइल की पीएच मेंटेन हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमारी सॉइल की पीएच बेसिक हो गई है, क्या हो गई है, बेसिक, तो आप इसमें क्या करिए, कंपोस्ट खाद डाल दीजिए, ग्रीन मैन्योर डाल दीजिए, कंपोस्ट डाल दीजिए, ग्रीन मैन्योर डाल दीजिए। उससे क्या होगी, हमारी सॉइल की पीएच मेंटेन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, हमारी बॉडी का द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इनेमल, और इनेमल बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का। द करेक्ट ऑप्शन ए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला देखिए, एसिड रेन। भाई नॉर्मल एसिड रेन जो पीएच ऑफ नॉर्मल रेन जो रहती है वो आती है ऑलमोस्ट 5.5 5.6 ये रहती है। अगर ये पीएच और ड्रॉप हो जाए, मतलब पीएच ऑफ रेन वाटर एसिडिक हो जाए, तो उसी को हम क्या कह देंगे, उसको एसिड रेन कह देंगे। अच्छा, ऐसा होगा कब? ऐसा तब होता है जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही हो, तो ये पानी में घुलकर क्या बना देते हैं, ये पानी में घुलकर H2SO3, H2SO4, HNO3, जिसकी वजह से pH ऑफ रेन वाटर बिकम लेस देन 5.5 और 5.6, इसे कहते हैं एसिड। और इस एसिड रेन से बड़ा नुकसान है। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है वो धीरे धीरे येलोइस होता जा रहा है, तो वो येलोइस होने का जो मुख्य कारण है वो ये एसिड रेन ही है। इसी की वजह से जो आपको पता है कि मार्बल किससे मिलकर बनाए, भैया कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट इन एसिड्स की प्रेजेंस में कोरोड हो रहा है, कोरोजन हो रहा है उस मार्बल का। अगला देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपको अपने जीवन में अभी तक कभी ना कभी मधुमक्खी, और इसको बोलते हैं, देखो भैया, बर्र, आपने नाम सुना होगा कभी, क्या बोलते हैं इसको, बर्फीली से रंग की होती है, इधर उधर घूमती रहती है, और हनी भी इसको जानती है, मधुमक्खी। तो ये जब काट जाते हैं तो बड़ी चुनचुनी सी होती है आपकी, मतलब स्किन पर बड़ी इरिटेशन सी होती है। तो देखो होता क्या है, जो हनी बी है, बहुत ध्यान से देखना, हनी बी ये एसिडिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में इंजेक्ट करती है। क्या करती है, एसिडिक सब्सटेंस को ब्लड में इंजेक्ट कर देती है। तो अगर हमें इसको ट्रीटमेंट देना है, मतलब जिस व्यक्ति को मधुमक्खी काट गई है उसके ब्लड, उसकी स्किन में इरिटेशन हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बेस अप्लाई करना चाहिए जहां काट गई है। कौन सा बेस, आप ये ले सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट ले सकते हैं, या कोई पुराना लोहा घिसा हुआ हो, जंग लगा हुआ, नहीं तो लोहा घिस देते हैं, वहां पर लोहा घिस देना चाहिए। ठीक है, तो ये हनी बी का केस हुआ। कभी कभी आपको बर्र खा जाती है, ये उनको खाती है जो शरारती बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं स्कूल से लौट रहे हैं घर के लिए, कुछ नहीं है तो चलो पत्थर उठाया और पेड़ पे मार दिया, और मधुमक्खी आई उड़ के और उसकी आंख पे खा गई, उसके होंठ पे खा गई, और उसका पूरा चेहरा जो है बिगाड़ दिया उसका। ये तब होता है। तो वेस्प क्या करती है भाई, वेस्प बेसिक सब्सटेंस रिलीज करती है, कहां पर, ब्लड में, आपको जहां खाती है वहां पर। तो इसको अगर ट्रीटमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एसिड लगाना पड़ेगा, मतलब विनेगर लगा दीजिए आप, विनेगर, सिरका मल दीजिए उस जगह पर, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा वहां पर। चलिए अगला है, ये आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दे रखा है, नीटल स्टिंग। ये क्या होता है, देखो जब कुछ लोगों को शौक होता है ट्रैकिंग करने का, तो जब ट्रैक करने के लिए जाते हैं तो वहां पर ये पौधा मिलता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं। अगर ये आपकी स्किन से रब हो जाए, अगर इनसे घिस्सा लग जाए, तो वहां पे क्या होगा, ये नेटल स्टिंग एसिडिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। अब एसिडिक कर रहा है तो डेफिनेटली इरिटेशन होगी। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसी के जहां नेटल स्टिंग मिलता है, जहां पर ये पौधा मिलता है, नेचर ने उसका ट्रीटमेंट भी वहीं दे दिया, डॉग प्लांट। इसकी पत्तियां तोड़ के उस जगह पर रगड़ लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। बात आ रही है समझ में आपको? चलिए अगला है, देखो एसिड और बेस पूरा कर लिया हमने, एसिड और बेस पूरा है। अब हम लोग जो इसके इन दोनों के मिलने से, एसिड और बेस के मिलने से बनता है सॉल्ट, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए ये जो एसिड्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड।
जो बेस होते हैं वो दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, और तब बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ये मिलता है देखिए आपको। अब इस बेसिस पर कि एसिड कौन सा लिया है आपने, बेस कौन सा लिया है आपने, इस बेसिस पर आपके सॉल्ट टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। देखो कैसे, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, देखिए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, ये मिल गया आपको। और अगर आपने वीक एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो क्या मिल गया, वीक एसिड और वीक बेस। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है आपके यहां पे, देखिए अगली स्लाइड में क्वेश्चन कराता हूं। देखो आपको मिल गया NaCl, ये सॉल्ट है सारे। अब हमको यहां पे ये बताना है कि NaCl को बनाने के लिए कौन से एसिड और कौन से बेस हमने यूज किए होंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सॉल्ट में जो आगे वाला पोर्शन है वो आता है बेस से, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो आता है एसिड से। तो अब देखिए सोडियम कंटेनिंग बेस का नाम बताइए, सोडियम कंटेनिंग बेस कौन हो गया, NaOH, ठीक है। और क्लोरीन कंटेनिंग एसिड कौन सा हो गया, HCl। तो वो एसिड और बेस मिल गए आपको, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें आपको। और देखिए चलो मैं KNO3 बताता हूं, आगे जो लिखा हुआ है वो किससे आया है, बेस से। तो बेस पोटेशियम कंटेनिंग बेस कौन सा हो गया, KOH। अच्छा नाइट्रेट कंटेनिंग एसिड कौन सा हो गया, HNO3। ये लीजिए आपको क्या मिल गया, KNO3 ये प्लस H2O। तो आप सॉल्ट से ये बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा एसिड और बेस है। अब आप देखो एल्युमिनियम कंटेनिंग बेस कौन होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्लोरीन कंटेनिंग कौन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही जिंक सल्फेट, देखो जिंक सल्फेट, जिंक कंटेनिंग बेस कौन सा होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक। और सल्फेट कंटेनिंग कौन होगा, H2SO4 होगा। सेम चीज कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। और सल्फेट कंटेनिंग कौन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बड़ा ही सिंपल है, अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा अब ये वाला एग्जांपल देखिए, यहां पर आगे जो आ रहा है, देखो ये एसिड पोर्शन आ रहा है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, आगे सॉल्ट में क्या लिखा रहता है, मेटल मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये है सोडियम एसीटेट। देख रहे हैं आप, यहां पर एसिड वाला रेडिकल पहले आया है, और ये होगा एसिटिक एसिड। और सोडियम कंटेनिंग बेस कौन सा होगा, NaOH, ठीक है। तो आप सॉल्ट दिया गया हो तो एसिड और बेस आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला देखिए, ये बड़ा सिंपल सा है, देखो ये 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक। एंड इसीलिए मैंने कही थी स्टार्टिंग में आपसे, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पर, और एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं, बहुत तेरे क्वेश्चंस नोट्स में ही इंक्लूड कर दिए हैं मैंने। तो अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो समझ लेना कि हम कोई पुराने क्वेश्चंस को भी उसी में नोट्स में लिखते हुए जा रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सॉल्ट, देखिए सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू द रेड। अच्छा आपको मैं अब एक पॉइंट और बताता हूं, देखिए जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो एक पोर्शन होता है एसिड और एक पोर्शन होता है बेस, और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें आपको। अब एसिड भी दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और बेस भी दो प्रकार के हैं, वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन होगा उसकी पीएच फाइनल पीएच होती है सॉल्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर NaOH, ठीक है, प्लस, और यहां ले लिया मैंने एसिटिक एसिड। बहुत ध्यान से देखना, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक एसिड। अब आपको कैसे पता चलेगा ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे पता चलेगा, जहां भी एसिड में कार्बन आ जाए, बेस में कार्बन आ जाए, समझ लेना वो वीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जब इसका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा देखना, ये सॉल्ट बनता है CH3COONA। अब इस सॉल्ट की जो पीएच होगी, आप देख पा रहे हो यहां पर
NaOH कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस सॉल्ट की जो pH आ रही होगी वो ग्रेटर देन 7 बन के आएगी। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, कोई कंपाउंड जो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है डेफिनेटली क्या है वो, एसिड। तो ये जो सॉल्ट है आपके पास, ये जो सॉल्ट दिया गया है वो कैसा है, वो एसिडिक है। ठीक है, इसका मतलब जो सॉल्ट है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पोर्शन से मिला है और वीक बेस वाले पोर्शन से मिला है। तो आप ऑप्शन में छांट के ये बता दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये देखना है हमको। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर यहां तक? आ जाइए अगले पर। टू सॉल्यूशन M and N give red and blue color respectively with a universal indicator। देखो, दो सॉल्यूशन है आपके पास, ये रहे, ये है M, ये है N, और यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ये तो दे रहा है रेड कलर और ये दे रहा है ब्लू कलर। अब आप मुझे देखो कलर से ही बता दीजिए, रेड कलर हमेशा किसका दे आएगा, एसिड का। तो यहां पे कंपाउंड M क्या है, एसिड, और कंपाउंड N क्या है, बेस। चलिए, तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई थी मैंने उसको इंटरप्रिटेट कर दिया है। आगे देखो, इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी मोर, जस्टिफाई योर आंसर। अब एक चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये कंपाउंड एसिडिक है, इसका मतलब इसमें H+ कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये बेस है, इसमें H+ कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में मेरी? चलिए, इफ बोथ M एंड N आर मिक्स्ड, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, M और N को, और जब भी एसिड और बेस एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। देख लीजिए, रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट टर्न्स ग्रीन। ये ग्रीन हो रहा है, देखो जब M और N आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ग्रीन साइन जो आता है वो pH 7 के लिए आता है, pH 7 के लिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड। अब pH 7 कहां पर आ रही होगी, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो हमारे पास जो एसिड है और जो बेस है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा जिसकी pH क्या आ रही होगी, 7 आ रही होगी। तो देखिए, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन है वो pH डिसाइड करता है। अगर दोनों ही पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी pH फिर क्या रहेगी, उसकी pH न्यूट्रल रहेगी, 7 रहेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ, रॉक सॉल्ट। देखिए, रॉक सॉल्ट क्यों बोलते हैं हमको, जैसे कोयले की माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं, ऐसे ही हम लोग रॉक की भी माइनिंग करते हैं। कैसे बनता है ये रॉक, देखिए बहुत सालों पहले समुद्र रहे होंगे, वो इवेपोरेट हो गए, लास्ट में वो जो नमक है ना उसकी चादर बिछ गई है जमीन पर। अब वहां से खोद खोद कर हम लोग इस नमक को निकालते हैं। तो इससे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। तो हम इससे क्या क्या कंपाउंड निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, वो देखिए आप। देखो, आपको दिया गया है NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। देखिए, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, इसको कहते हैं ब्राइन, BRINE। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हर किसी टीचर का एक पढ़ाने का तरीका है। कुछ टीचर होते हैं हाई लाउड ऐसे करके पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर होते हैं बड़े सिंसियर तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिए भाई, किससे पढ़ना है आपको, हल्ला मचाने वाले टीचर से पढ़ना है, सिंसियर टीचर से पढ़ना है। आपको जहां नॉलेज दिखे वहां अपना समय दीजिए। ये शोर शराबे में, ऑनलाइन में बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप देखेंगे हर कोई अपनी अपनी गीत गा रहा है। तो ये इन चीज़ों के पीछे मत भागिए, इनमें आपका भला नहीं होने वाला है। भला होगा आपके मार्क्स आएंगे जब आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे, जब। तो देख लीजिए, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मेरा लक्ष्य यही है इन उल जलूल हरकतों को देखना यूट्यूब पर? क्या मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आऊँ और 1-1.5 घंटा बस इन्हीं की गपशप सुनता रहूँ और बस चला जाऊँ, कमेंटबाजी करूँ और चला जाऊँ? ऐसे नहीं।
अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, सिंसियरली नोट्स बनाइए, तभी आपको इन ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास से पढ़ते हैं और लास्ट में क्या रहता है, ज़ीरो। आ जाइए, देखो अब मेरे पास जो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, इसको कहते हैं बेटा ब्राइन। क्या कहते हैं, ब्राइन। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है भैया, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको ब्रेक डाउन करना है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो ये मेरे पास नमक का एक्वा सॉल्यूशन है और मैंने कैथोड एनोड डाल दिया। ये बैटरी है, ये है एनोड, बहुत ध्यान से देखना, और ये है कैथोड। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो Na+, Cl-, H+ और OH-। आपको दो तो कैटायन मिल रहे हैं और आपको दो एनायन मिल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं यहां कि यहां पर H+ आयन जाएगा कैथोड पर, तो यहां पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और क्लोरीन जाएगा, अब यही क्यों गया, H क्यों गया, Cl क्यों गया, वेट कर लीजिए, 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग। अभी के लिए बस इतना जान लो, कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन, एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का यूज कहां कहां कर सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी में दे रखा है तो यहां बता दूं आपको। फ्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एनर्जेटिक फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है मार्गेरिन, मतलब वेजिटेबल घी जैसा टाइप का कुछ कंपाउंड होता है ये। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, कैसे भैया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं, और ये अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। क्लोरीन का क्या इस्तेमाल है, अरे स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरीन को यूज करते हैं ताकि वो पानी डिसइंफेक्ट हो जाए। हम लोग जाते हैं नहाते हैं ना स्विमिंग पूल में, तो वहां पे पानी गंदा हो जाता है, उस पानी को स्टेरलाइज करने के लिए उसमें क्लोरीन पास कर दी जाती है। पीवीसी पाइप्स होते हैं आपके घरों में, फिटिंग लगी हुई है, पानी के पाइप्स हैं, वो पीवीसी से तो बने हुए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो आप तो वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पेस्टिसाइड, खेतों में बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए हैं, पेस्टिसाइड पेस्ट हो गए हैं, उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड आप यूज करते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब जब आपने ये काम किया था, देखो NaCl था, इसमें आपने पानी मिलाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो फाइनली क्या मिल रहा है आपको, देखिए 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो अब एक चीज देखो, ये जो कास्टिक ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिला है आपको, इसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इंपोर्टेंट है। फिर आ जाइए आप NaCl का अभी जो कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं। जो क्लोरीन गैस निकली थी वहां से, उस क्लोरीन गैस को कहां पास करा दो भैया, लाइम वाटर, लाइम वाटर में पास करा दो, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी में नाम दिया गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं इसे, क्लोराइड ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, तो इसका यूज कहां कर रहे हो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कर रहे हो। और ब्लीचिंग कॉटन, मतलब जैसे मैं आपको ब्लीचिंग एजेंट का एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना अपने बालों में कलर कराते हैं, बरगंडी कलर कराते हैं, हरा नीला पीला कलर करा लेते हैं, तो उससे पहले ये ब्लीच किया जाता है बालों पर। ये क्यों किया जाता है, आपके जो ब्लैक कलर है बालों का वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, फिर उसके ऊपर कलर चढ़ जाए, इसीलिए ब्लीचिंग एजेंट यूज किया है। ब्लीच का मतलब होता है रंग उड़ाने वाला। जैसे आपके घर में रिन आला यूज करते हैं हम लोग सफेद कपड़े को और सफेद रखने के लिए, अगर वो गलती से काले कपड़े पर डल जाए तो वो काला कपड़ा कैसा हो जाएगा, उसका कलर उड़ जाएगा। तो देखिए, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, हमारे घरों में जो पानी आ रहा है उसको ब्लीचिंग पाउडर से हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। अभी देखा थोड़ी देर पहले, इंडस्ट्री में कास्टिक सोडा कैसे बनाया जा रहा था, देखिए ये रहा, कैसे बना रहे हैं हम लोग, ये रहा, क्लोर एल्कली प्रोसेस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। देखिए ये था वो NaCl जिसकी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, ये लो, ये बीकर, यहां बैटरी, कैथोड और एनोड, ऐसे मान लीजिए।
तो इन दिस प्रोसेस गैस वाई एंड जेड आर लिबरेटेड। देखो एक गैस हमको पता है, अभी तो याद है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो देखिए ये कह रहा है कि वाई इज रिलीज एट कैथोड, तो आपको पता है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब ये वाई गैस माना है और इसको एक्स गैस माना है, ये एनोड पर होती है। ठीक, और देखो विच इज लिबरेटेड एट एनोड ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ड लाइम। अच्छा, इस क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? स्लेक्ड लाइम के साथ। क्या मिल रहा है? CaOCl, OCl, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक्स वाई जेड और बी बताना है आपको, हो गया खत्म। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे क्या कह रहे हो आप? जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हो। ठीक है, अगला देखिए, बेकिंग सोडा। बेक कर, जैसे बेकरी नाम सुना होगा आपने, जहाँ से ब्रेड मिलता है, केक बनता है, तो वहीं ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको, इसीलिए इसको बेकिंग सोडा बोल दिया गया। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? ये नमक NaCl, H2O, CO2, NH3 आपको मिल गया फाइनली NaHCO3 और NH4C। अच्छा, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट ये कहते हैं। और अगर आप इसको हीट कर दो, हीट कर दें, जैसे हम लोग है ना, ये जो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं, आप खाने में इसको डाल दीजिए सोडे को, और इससे खाना थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। और अगर हमने भटूरे में डाल दिया, छोले भटूरे बनते हैं तो भटूरे फूल के आ जाते हैं इससे। लेकिन हीट होने के बाद देखो बना क्या रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट, तो इससे टेस्ट कैसा आ जाएगा? बिटर आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला जो सोडा रहेगा, उसमें थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी मिला देते हैं। देखो NaHCO3 भी ये बेकिंग सोडा है, और इसमें क्या मिला दिया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको मिला देते हैं। इससे क्या होगा भाई? इससे जो बिटरनेस है, बिटर टेस्ट आता है, वो थोड़ा सा हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए, वॉशिंग सोडा। Na2 सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, कपड़े धोने के काम आता है ये। और पानी की परमानेंट हार्डनेस। अच्छा देखिए, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसमें साबुन झाग बना देगा। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें साबुन झाग नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसमें कुछ आयंस ज़्यादा हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ज़्यादा हैं उसमें। तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको हटाने के लिए क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट की मिक्सिंग उसमें कर देते हैं, तो वो परमानेंट हार्डनेस वहाँ से दूर हट जाती है। देखिए, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, और क्या बनाने में? सोप बनाने में यूज़ करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको। यूज्ड इन ग्लास सोप इंडस्ट्री वॉशिंग सोडा। अगला देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एनसीईआरटी के लास्ट में दे रखा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? देखिए, जितने भी ये सॉल्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पाए जाते हैं, देखो जैसे कैल्शियम सल्फेट है, मान लीजिए, इसकी क्रिस्टल की स्टडी करोगे तो कुछ ऐसा पाया जाएगा, और इसके बीच में ये पानी के मॉलिक्यूल ऐसे फंसे रहते हैं, पानी के मॉलिक्यूल ये रहे। और अगर आप इन पानी के मॉलिक्यूल को गर्म करोगे तो ये भाप बन के ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? द वाटर मॉलिक्यूल विच इज ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड। ठीक है जी, तो ये मेरे पास है, देखो कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से। देखिए कैल्शियम सल्फ, इसको नाम क्या दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लेकिन अब आधा वाटर मॉलिक्यूल हमारे किस काम का है भाई? तो हम लोग इसको लिखते ऐसे भी लिख सकते हैं, 2CaSO4.H2O। तो कहीं पर इसकी जगह ये लिखा हुआ मिल जाए तो डर मत जाना आप लोग। सिंपल क्या है ये? अरे कैल्शियम सल्फेट एक के साथ में आधा मॉलिक्यूल है, मैंने दो के साथ में एक मॉलिक्यूल कर दिया पानी का। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको। अगला क्या है? देखो, इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया, मॉइस्चर में छोड़ दिया, तो यही क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल और गेन कर लेगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल? 3/2। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा जिप्सम। ये जिप्सम बना देगा। ये रहा, बात आई समझ में? अच्छा, ये
पीओपी कहाँ यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे घरों में सीलिंग करी जाती है या स्टैचू मूर्तियां बनाई जाती हैं, डेकोरेटिव फ्लावर पॉट्स बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे पीओपी से ही बनते हैं। और सीमेंट में होता है जिप्सम। ठीक है, अगला देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो एक बार मैं आपको लिस्ट बना के बता दूं। एक आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये रहा, आधा वाटर मॉलिक्यूल है। एक आता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, देखो इसको तो कहते हैं पीओपी, इसे कहते हैं जिप्सम। ठीक, और फिर आ जाइए आप CuSO4.5H2O, इसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल, नीला थोता कहते हैं इसको, नीला थोता, ब्लू विट्रियोल। और फिर आ जाइए MgSO4.7H2O, इसे कहते हैं इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट खेती में यूज करते हैं इसको, इप्सम बाथ, नहाते भी हैं कुछ लोग पानी में डाल के इससे। फिर आ जाइए Na2CO3.10H2O, ये क्या मिल गया? ये मिल गया वॉशिंग सोडा। और ऐसे ही आ जाता है NaHCO3.10H2O, ये हो जाता है बेकिंग सोडा। तो आपसे पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में होंगे, तो Na2CO3.10H2O। ठीक है, आई थिंक क्लियर है अब सारी चीजें। आपका काम क्या है? अब आपका काम है अच्छे से वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मेरा चैनल अभी ये नया है और धीरे धीरे आप पढ़ने वाले बच्चे, मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चे इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो ही ये चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू, नमस्कार।